हेलो प्यारो, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, आज एक कहानी शुरू करते हैं। पिछला जो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट किया था उसमें मैंने आपको एक मैथमेटिकल थ्योरी के बारे में बताया था। पूरा एक्सप्लेनेशन था, पूरा डेरिवेशन था। उसमें हम लोगों ने बात की थी कि किस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन, हालांकि कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नाम एज इट इज़ तो नहीं लिया था, ब्राइट और डार्क फ्रिंज बनने की कंडीशन थी। तो हमारे पास कंडीशन थी ब्राइट फ्रिंज के लिए। हमारे पास एक कंडीशन थी कि ब्राइट फ्रिंज कब बनती है। तो फेज डिफरेंस के ऊपर ये था कि अगर 2n पाई इस तरह का फेज है, या पाथ डिफरेंस की बात थी तो n लैम्डा अगर इस तरह का पाथ डिफरेंस है, किसमें, उन दो वेव में जो आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं और इंटरफेरेंस का पैटर्न प्रोड्यूस कर रही हैं। तो अगर इस तरह से है तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज आपकी बनेगी। किस तरह की फ्रिंजों की बात कर रहे हैं जरा सा रिकॉल कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ये पर्दा है, इस पर्दे पर हम कुछ इस तरह से लाइनें बना रहे हैं, ये पट्टियाँ हैं जस्ट आपको विजुलाइज कराने के लिए। और मान लो कि ये हिस्सा ब्राइट है, ये हिस्सा भी ब्राइट है, ये हिस्सा भी ब्राइट है। इस तरह से ऑल्टरनेट तरीके से ये सब डार्क और ब्राइट पोर्शन बन रहे हैं। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि कैसे पता ऑल्टरनेट तरीके से ही डार्क और ब्राइट है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि दो ब्राइट बगल बगल में हो फिर दो डार्क बगल बगल में हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग इसका आंसर देते हैं, वर्कआउट करते हैं। तो फिलहाल जहाँ जहाँ ये आपको ब्राइट पोर्शन दिख रहा है, इस ब्राइट पोर्शन के बनने की क्या शर्त है। इस ब्राइट पोर्शन के बनने की शर्त है कि जब वो दो वेव्स इस पॉइंट पे आई होंगी तो उनके बीच का फेज डिफरेंस या तो 2n पाई होगा यानी 0 होगा, 2 पाई होगा, 4 पाई होगा, या उनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा होगा। n की वैल्यू 0 शुरू है तो पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लैम्डा भी हो सकता है, 2 लैम्डा हो सकता है, 3 लैम्डा हो सकता है। इस तरह से आगे वैल्यू फ्लो करती रहेंगी। डार्क फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बनने की शर्त क्या है। तो भाई डार्क फ्रिंज बनने के, यानी कि ये जो डार्क वाला पोर्शन, ये डार्क पोर्शन है, तो डार्क फ्रिंज बनने की शर्त ये है कि फेज डिफरेंस जो है वो ऑड नंबर में होना चाहिए, 2n पाई, या पाथ डिफरेंस जो है वो 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के फॉर्म में होना चाहिए। इसका मतलब है कितना होना चाहिए, या तो पाई फेज डिफरेंस होना चाहिए, या 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए, इस तरह से। और इसका मतलब है या तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, 3 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, 5 लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, और इस तरह से। इसको विजुअली अभी हम लोग देखेंगे कि क्या मतलब है। हाल फिलहाल गणित के रूप में आप समझें कि जब दोनों तरंगे, दोनों वेव, दोनों डिस्टर्बेंस जब आपस में मिल रहे होंगे, सुपर इम्पोज करते जाएंगे, और पर्दे पर जब गिरेंगे, जिस पॉइंट पर आप देख रहे हो वहाँ अगर फेज डिफरेंस की और पाथ डिफरेंस की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हैं तो वहाँ पर हमारी डार्क फ्रिंज बनेगी। इनको हम अपने पास रख लेते हैं, बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं ये हमारे पास, और हमें इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पहला सवाल हम करते हैं कि ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज को क्या हम कुछ और तरीकों से भी कह सकते हैं। बिल्कुल, इसको हम कुछ कंडीशंस या टाइप ऑफ इंटरफेरेंस के रूप में भी कहते हैं। जैसे हम एक नाम देते हैं कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, FERENCE फरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ होता है और क्या होता है। इतना तो मालूम है, जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। लेकिन विजुलाइज कैसे करें, अच्छा देखो। मान लो आपके पास दो वेव्स हैं। सपोज आपके पास एक वेव ये है, सपोज हमारे पास एक वेव ये है, और एक दूसरी वेव है जो बिल्कुल इसी जैसी है, बिल्कुल इसी जैसी है। हाँ, जैसे ये आप ऐसे देखो, ये पोर्शन देखो, यहाँ पर मैच कर रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसको क्या करना चाहिए, Ctrl+Z से काम चल जाएगा। यस, हाँ, जरा हम कुछ मार्कर बना लेते हैं, वरना गड़बड़ हो जाएगी, आपको कंसेप्ट में प्रॉब्लम। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया। ओके, सो ये से ये है ना।
अब देखो यहाँ पर दोनों के क्रस्ट जो हैं वो मिल रहे हैं, यहाँ दोनों के ट्रफ मिल रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जब ये दो वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 जब आपस सुपर इम्पोज करेगी तो किसी पॉइंट पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरह से बढ़ जाएगा और यहाँ पर भी इस तरह से बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो ना कि ये मान लो एम्पलीट्यूड A1 था, ये एम्पलीट्यूड A2 था, तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड A1 A2 है, तो यहाँ अगर हम इस एम्पलीट्यूड को A स्क्वायर कहेंगे तो वो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है इस तरह से हो जाएगा आपके पास वैल्यू। A1 प्लस A2 स्क्वायर हटाओगे तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। ऐसा है इधर माइनस A1 है माइनस A2 है तो माइनस A1 प्लस A2 हो जाएगा। चूंकि हमें इंटेंसिटी का से मतलब होता है तो ये फिर वही A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपको कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना, यहाँ पर मिल रहे हैं एम्पलीट्यूड सम हो रहे हैं। क्रिएट मतलब कंस्ट्रक्ट मतलब यही होता है वो वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय ना हो रहे हो, वहाँ पर रिमूव ना हो रहे हों। तो ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन। क्या शर्त होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कि जब इस तरह से फेज सेम फेज मिलते हैं। सेम फेज देखो जैसे इसका अप क्रस्ट था तो इसका भी क्रस्ट था, जब इसका ट्रफ था तो इसका भी ट्रफ था, यहाँ क्रस्ट है तो यहाँ भी क्रस्ट है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन कहते हैं। डिस्ट्रक्टिव क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव भाई इसका उल्टा होता है। डिस्ट्रक्टिव कंडीशन जो होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इसकी उल्टी कंडीशन होती है। उल्टी इन सेंस कि आपके पास सपोज इस तरह से आपके पास एक वेव है, ये आपकी वेव है, वेव नंबर 1, और यहाँ पर अब हम इसे मार्कर कुछ बना ले। डायग्राम थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाने होंगे ऑप्टिक्स में। ये हमारे पास है तो ये उसका अपोजिट होगा। नो 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 ऐसा नहीं होगा, इसको ऐसे कहें, इसको हम ऐसे कहें अपोजिट। देख रहे हैं ना अपोजिट। तो जब इसका क्रस्ट है तो इसका ट्रफ है, देखो दोनों लाइनें अपोजिट हैं। इसका ट्रफ है इसका क्रस्ट है। तो आप जरा इन लाइनों को देखो, इस लाइन की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे की इनवर्ट है। तो चाहे लाइनें आप अगर ऐसे बना रहे हो तो इनके बीच का एंगल कितना है 180, तो आप कहोगे आउट ऑफ फेज। लाइनें ऐसे बना रहे हो तो आप तब भी इनके बीच का एंगल 180 है और आप इसे कहोगे कि ये आउट ऑफ फेज है। तो जब ऐसा होगा तो ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2 और वो जीरो हो जाएगा। कब, अगर A1 A2 बराबर है तो आपके पास यहाँ पर जीरो इंटेंसिटी होगी, कोई इंटेंसिटी नहीं होगी, और ये कंडीशन हो जाएगी डार्क फ्रिंज की कंडीशन। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो सिचुएशन होती है जब वेव्स आपस सुपर इम्पोज करती हैं लेकिन आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब 180 का फेज डिफरेंस होता है, तो उसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। या आप कह सकते हो वहाँ पर क्या कह सकते हैं, इंटेंसिटी जीरो हो गई है। और जब वो सेम फेज में आपस में सुपर इम्पोज कर रही हैं तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बन रही होती है। तो ऊपर जो हमारे पास डायग्राम था, इस डायग्राम में जो ये ब्राइट फ्रिंज है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पोर्शन है, जो डार्क फ्रिंज है ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस को बिलोंग कर रही हैं। अब आते हैं अपने पुराने डेरिवेशन पे। जो पिछले लेक्चर का डेरिवेशन था उसमें हम लोग ने कहा था कि जो ए स्क्वायर है मतलब सुपरपोजिशन हो गया। सुपरपोजिशन होने के बाद फिर वो जो वेव्स थी, रिजल्टेंट जो वेव आई उसका एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर था। तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ये था हमारे पास फॉर्मूला। तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाला था कि आई मैक्स जो होगा यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो कितना था, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। और आई मिनिमम जो था वो क्या था, मिनिमम एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की वैल्यू थी वो A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर थी। अब सोचो अगर A1 और A2 की वैल्यू बराबर हो गई, मान लो A के बराबर हो गई, सपोज A1 A2 मिलकर के A के बराबर हो गया, दोनों का सेम एम्पलीट्यूड है। ये कौन सी कंडीशन है, सेम एम्पलीट्यूड की कंडीशन है हमारे पास। अगर तो ऐसी स्थिति में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2A का स्क्वायर मतलब 4A स्क्वायर।
और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 का स्क्वायर मतलब 0। यानी कि उस समय जो ब्राइट फ्रिंज बन रही होगी, अगर सेम एम्पलीट्यूड, एग्जैक्टली सेम एम्पलीट्यूड की वेव सुपर इम्पोज कर रही हैं तो 4a स्क्वायर उसका एम्पलीट्यूड होगा। अदरवाइज, और जब वो बिल्कुल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर कर रहे होंगे तो उसका एम्पलीट्यूड बिल्कुल 0 हो जाएगा। बिल्कुल 0 होने मतलब परफेक्ट डार्कनेस, कोई फोटोन वहाँ नहीं जा रहा, कोई लाइट एनर्जी वहाँ पर नहीं है। ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू है। अच्छा, आप जरा सोचो थोड़ी देर के लिए सोचो आप इस तरह से कि मान लो इंटरफेरेंस ना हो रहा होता, इंटरफेरेंस घटना हो ही ना रही होती। तो अगर इंटरफेरेंस घटना ना हो रही होती तो आपके पास ये जो डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन में जो टर्म है, ये कॉस का टर्म, ये ना होता, है ना। याद करो, ये कॉस में फेज डिफरेंस का रोल यही तो इंटरफेरेंस को प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये ना हो रहा होता। जब ये ना हो रहा होता तो आपके पास ये पूरा टर्म 0 हो गया होता। तो सिंपली आपके पास फॉर्मूला क्या होता कि a स्क्वायर यानी इंटेंसिटी इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ये वही बात होती जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं। अगर हमारे पास दीवार है और हम इसके ऊपर एक बल्ब जला रहे हैं जिसका एम्पलीट्यूड a है, तो इस पूरे दीवार पर जो चमक होती है वो a1 स्क्वायर होती है। जैसे हम दूसरा बल्ब जलाते हैं, मान लो a है, तो दूसरे बल्ब के जलने से भी इसकी चमक बढ़ जाती है। काली सफेद पट्टियां हम घरों में नहीं देखते हैं, यानी कि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यहां जुड़ गया तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो अगर हमारा इंटरफेरेंस ना हो रहा होता तो हमारा टोटल इंटेंसिटी कितनी होती, 2a स्क्वायर। लेकिन इंटरफेरेंस की वजह से क्या हो रहा है, कुछ जगहों की इंटेंसिटी 4a स्क्वायर है, कुछ जगहों की इंटेंसिटी 0 है। तो यहां पर एक सवाल पूछा जाता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, कि जो डार्क पोर्शन है जिसमें जहां कह रहे हो कि वहां की इंटेंसिटी 0 है, तो इंटेंसिटी मतलब लाइट एनर्जी, तो क्या लाइट एनर्जी लॉस हो गई? क्या लाइट एनर्जी का लॉस हो सकता है? क्या एनर्जी डिस्ट्रक्ट हो गई? जो कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो यही हम अनुमान लगा रहे हैं कि कुछ विनाश हो गया वहां पर, मतलब ऊर्जा का ही विनाश हो गया है। अगर ऊर्जा का विनाश हो गया है तो इसका मतलब है ऊर्जा संरक्षण के नियम का उल्लंघन हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां वायलेट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इंटरफेरेंस में वैलिड होता है। तो आपके पास एक क्वेश्चन है कि हाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी is not violated in इंटरफेरेंस। किस प्रकार से दिखाइए, किस प्रकार से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का उल्लंघन नहीं होता है इंटरफेरेंस में। अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफिकली समझते हैं। सपोज हमारे पास एक पर्दा है, इस पर्दे पर 2 बल्ब की रोशनी पड़ रही है और नॉर्मल लाइफ में है, तो हर जगहों पे कहीं पर भी आप जाइए, आप चाहे यहाँ देखोगे इंटेंसिटी कितनी, 2a स्क्वायर, यहाँ देखा आपने इंटेंसिटी 2a स्क्वायर, हर तरफ जहाँ कहीं भी आप कोई पॉइंट चूज कर लो, हर तरफ इंटेंसिटी आपकी 2a स्क्वायर है। तो इसे कहेंगे यूनिफॉर्मली एनर्जी का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, हर तरफ इंटेंसिटी 2a स्क्वायर है सामान्य रूप से। अब कुछ शर्तों के तहत इंटरफेरेंस की घटना हो गई। ओके, कुछ शर्तों के तहत इंटरफेरेंस की घटना हो गई तो हम क्या करते हैं, उसी पर्दे को फिर से देखते हैं। ये हमारा पर्दा है। अब इस पर्दे पर हम क्या करते हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट टू विजुलाइज द कॉन्सेप्ट। हमने अपने हिस्से से, अपने तरीके से बराबर दूरियों पर कुछ लाइनें ड्रॉ कर दी। ये देखिए, हमने यहाँ पर लाइनें ड्रॉ कर दी और हमारा लॉजिक ये बता रहा है कि हर तरफ इंटेंसिटी कितनी है, 2a स्क्वायर यहाँ है, 2a स्क्वायर यहाँ है, 2a स्क्वायर यहाँ है। लेकिन अगर इंटरफेरेंस हुआ तो मैं क्या कहता हूं हमेशा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होगा, एनर्जी का पुनः वितरण होगा। एनर्जी का पुनः वितरण होगा तो क्या होगा, जरा समझो इस बात को। ये 2a, इसकी a एनर्जी इधर चली गई a स्क्वायर, और इसकी a स्क्वायर इधर आ गई, इसकी a स्क्वायर इधर आ गई, इसकी a स्क्वायर इधर आ गई। ऐसे ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होकर के a स्क्वायर इधर आ गई, ये इधर जा गए कि a स्क्वायर इधर आ गई, इसके पास भी a स्क्वायर और इधर भी चला गया a स्क्वायर, यहाँ पर भी आ गई a स्क्वायर, यहाँ पर भी चला गया a स्क्वायर, और ऐसे इधर से भी आएगी और ऐसे इधर से भी आएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा, 2a स्क्वायर एनर्जी तो यहाँ पहले से थी, जैसा कि हम लोग देख चुके हैं।
ए स्क्वायर इधर से मिली, ए स्क्वायर इधर से मिली, तो यहाँ एनर्जी कितनी हो गई 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। तो यहाँ की चमक जो है बढ़ गई भाई, 2a स्क्वायर इंटेंसिटी थी, 2a स्क्वायर और मिल गई, यहाँ इंटेंसिटी बढ़ गई। इसकी शिफ्ट हो गई तो यहाँ डार्कनेस हो गई। इस हिस्से की 2a स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना हो गया 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर होने की वजह से यहाँ की इंटेंसिटी और चमकदार हो गई, यहाँ इंटेंसिटी और हो गई। देखो एक सिंगल वेव की तुलना में 4 गुनी इंटेंसिटी। सिंगल वेव की इंटेंसिटी कितनी थी ए स्क्वायर और यहाँ है 4a स्क्वायर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हिस्से थे ये तो हो गए चमकदार और बीच में जो हिस्से थे वो पड़ गए डार्क। तो अगर आप किन्हीं दो, एक डार्क एक ब्राइट फ्रिंज को लो तो ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी 4a स्क्वायर, डार्क की 0, दोनों का एवरेज निकालो तो क्या आएगा 2a स्क्वायर। और पहले अगर हम इस तरह दो लाइनें मानते, यहाँ भी 2a स्क्वायर यहाँ भी 2a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बाई 2 तो 2a स्क्वायर होता। इसका मतलब ये निकला कि इस पूरी प्रोसेस के दौरान एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हुआ है। इसको घबराने की जरूरत नहीं कि एनर्जी का लॉस हो गया। एनर्जी तो एवरेज एनर्जी 2a स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी को हम एनर्जी के टर्म में कह रहे हैं, तो जो वॉट पर मीटर स्क्वायर, इंटेंसिटी तो वॉट पर मीटर स्क्वायर है ना, रेडियंस जो है, तो जो वॉट पर मीटर स्क्वायर जितनी पहले थी उसी हिसाब से एवरेज रूप में अभी भी है। बस हुआ ये है कि पहले 2a स्क्वायर के थ्रू आउट पोर्शन में थे, अब 2a स्क्वायर की एनर्जी को शिफ्ट करके 4a स्क्वायर 0, 4a स्क्वायर 0, 4a स्क्वायर 0 करके एक पैटर्न पूरा यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। ओके, सो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस, इस पूरी डिस्कशन का ये पर्पस था जहाँ मैं आपको बताना चाहता था कि क्यों हम कह रहे हैं कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या इस चीज़ को, जैसे इतनी मैथमेटिक्स की है, ग्राफिकली तो आपने समझा दिया, हम कन्विंस हो गए कुछ हद तक, ठीक है आपकी बात सही है, 4a स्क्वायर 0 इस तरह से होकर के डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। क्या आपने ये जो एवरेज निकालने की बात बताई है इसको हम अपने उसी मैथमेटिकल डेरिवेशन के थ्रू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, और ये बिल्कुल सीखना चाहिए आपको, क्योंकि ये आपके पास एक अच्छे क्वेश्चन के रूप में आता है। आपसे पूछा जाता है कि एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटरफेरेंस पैटर्न का एवरेज इंटेंसिटी ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न की एवरेज इंटेंसिटी क्या होती है, कैलकुलेट करिए। तो सोल्यूशन क्या है हमारे पास, क्या है, I इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई डेल्टा, जो भी है एंगल है, कोई फेज का एंगल है। तो हम एवरेज निकालना चाहते हैं। भाई एवरेज कैसे निकालते हो? जैसे मान लो आप एवरेज निकालने कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हमारे पास A B C D E F इस तरह से 6 लोग हैं, हमने कहा भाई सब लोग अपने अपना चंदा दो किसी काम के लिए। इसने 20 रुपए दिए, इसने 20 रुपए दिए, इसने कुछ नहीं दिया, था ही नहीं इसके पास, इसने 100 रुपए दे दिए, इसने 20 रुपए दे दिए, इसने 30 रुपए दे दिए। इस तरह से हमें चंदा मिल गया। चंदा कितना मिला, 20 20 40 और चलो इसको भी कर लें 20 30, थोड़ा सा सही नंबर आ जाएगा। तो 20 30 50, 20 30 50 200, तो 200 मिल गए 6 लोगों से 200। अब सवाल ये है कि आप इसको भाग किससे दोगे? भाग इसको 6 से दोगे कि 5 से दोगे? क्योंकि भाई आपने तो 5 ही लोगों से चंदा लिया है, छठे व्यक्ति ने तो चंदा दिया नहीं। इसको ऐसे नहीं कहेंगे छठे व्यक्ति ने चंदा दिया नहीं, इसको ऐसे कहोगे छठे व्यक्ति ने 0 रुपए का योगदान किया। तो हम यहाँ पर 6 ही लिखेंगे। तो हमारे ठीक है, भले हमें मिला 5 लोगों से ही, छठे ने 0 योगदान दिया, लेकिन हम उस छठे की योगदान को, उस छठे व्यक्ति को यहाँ से गायब नहीं कर सकते, तो हमें 6 लिखना पड़ेगा। तो पहले आपने सम किया और फिर टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल थे उनसे डिवाइड कर दिया। ऐसे यहाँ पे करोगे। आपके पास इंटेंसिटी कितनी है I, और इंटेंसिटी किसके हिसाब से बदल रही है फाई, तो आपका वेरिएबल क्या हो जाएगा डी फाई। अब जोड़ना है, इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे, एंगल का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई तक एंगल हो सकता है, और डिवाइड बाई टोटल एंगल कितना है डी फाई 0 से 2 पाई। यही लॉजिक है, जरा ध्यान से इसको एक बार फिर से समझिएगा तो आप इस लॉजिक को और अच्छे समझ पाओगे। थोड़ा आप सोचिएगा इसके बारे में। फिर क्या हुआ, 0 से लेकर के 2 पाई ये है हमारे पास, तो a1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर है, 2a1 a2 cos फाई है, डिवाइड बाई ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फाई और 0 से 2 पाई।
तो यहाँ आपके पास जरा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 0 से 2 पाई a1 स्क्वायर डी फाई प्लस 0 से 2 पाई a2 स्क्वायर डी फाई प्लस 2a1 a2 0 से 2 पाई डी फाई। ऐसा मुझे पहले भी कहना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, 2 पाई आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तो a1 तो बाहर निकल आएगा, तो a1 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा फाई लिमिट 0 से 2 पाई। ऐसे ही a2 स्क्वायर फाई 0 से 2 पाई, यहाँ हो जाएगा 2a1 a2 साइन फाई और लिमिट 0 से 2 पाई अपॉन 2 पाई। ये क्या मिलेगा, यहाँ से आपके पास आ गया एवरेज इंटेंसिटी a1 स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 नहीं लिख रहे हैं, वैसे a2 स्क्वायर 2 पाई माइनस 0 नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर जरा देखिएगा 2a1 a2 साइन 2 पाई माइनस साइन 0 और बटे पूरे में 2 पाई। साइन 2 पाई क्या होगा, 0 होगा। साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, ये हमें मालूम है ट्रिग्नोमेट्रिक स्टडी से। तो ये पूरा टर्म तो 0 को प्राप्त हो गया। अब सिर्फ ये 2 टर्म बचे। अब इस 2 टर्म में जरा 2 पाई कॉमन ले लोगे तो ये क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अपॉन 2 पाई, 2 पाई 2 पाई खचाखच हो गया, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। एवरेज इंटेंसिटी कितनी आ गई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। अगर a1 और a2 बराबर है a के, तो एवरेज इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ये देखो भाई साहब, ये आ गया 2a स्क्वायर, वही तो जो ग्राफिकली हम लोग लेकर के आए थे, वही आ गई एवरेज इंटेंसिटी। ठीक है, जैसा कि मैं बार बार आपको जोर देके कहता हूं कि फिजिक्स में हम कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज करके ग्राफिकल तरीकों से सीधे उसको समझ सकते हैं और गणित के थ्रू भी उसको हम समझ सकते हैं। तो ग्राफिकली मैंने आपको यहाँ पर वो सारी चर्चा कर दी। इस पर चर्चा में हम लोगों को ये पता चला कैसे हम 2a स्क्वायर एवरेज होती है और यहाँ पर भी एवरेज, इंटरफेरेंस में भी एवरेज। तो इंटरफेरेंस में एवरेज एनर्जी कैसे हमने दिखाई थी, 4a स्क्वायर प्लस 0 2a स्क्वायर आता है। ये तो ग्राफिकली दिखा दिया। मैथमेटिकली इंटेंसिटी इंटरफेरेंस का ये फार्मूला आपके पास था, ये फार्मूला इंटरफेरेंस का ही है। इसी फार्मूले का यूज करके हमने एवरेज इंटेंसिटी 2a स्क्वायर दिखा दी थी। इसका मतलब गणितीय रूप से हमने आपको सिद्ध कर दिया है कि एवरेज इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न में 2a स्क्वायर होती है। बिल्कुल सही तरीके से ये आ गया आपके पास। ओके, अब जाते जाते बंद करते करते एक जरूरी बात, क्यों ये कहा जाता है कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑल्टरनेट होती हैं। क्वेश्चन क्या है, व्हाई फ्रिंजेस आर ऑल्टरनेट। प्रूफ करो भाई, क्यों होती है अल्टरनेट। ये कैसे पता आपको अल्टरनेट होती है, इसको ऐसे समझो, हाउ यू नो दैट द फ्रिंजेस आर ऑल्टरनेट, अरेंज इन ऑल्टरनेट मैनर। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। ब्राइट के लिए भाई कंडीशन क्या थी, फाई की वैल्यू 2n पाई होनी चाहिए, यानी कि और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रन कर रही, 1 2 3 इस तरह से। तो यानी फेज डिफरेंस 0 होगा तो 2 पाई होगा, तो 4 पाई होगा, 6 पाई होगा, 8 पाई होगा, तो क्या बनेंगी, ब्राइट फ्रिंजेस। डार्क के लिए क्या था, और ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, आई मैक्स जो है वो हो जाएगा 4a स्क्वायर। कब, जब आपने दोनों एम्पलीट्यूड को बराबर मान रखा है। डार्क के लिए क्या है, फाई जो होता है 2n प्लस 1 पाई होता है, यानी कि ये होगा पाई, ये होगा 3 पाई, ये होगा 5 पाई, ये होगा 7 पाई, और मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। ये पहले का हमारा ज्ञान है। चलो इस ज्ञान को हम अपने ग्राफ के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई ये आपका इंटेंसिटी का कर्व हो गया y एक्सिस की तरफ, और ये x एक्सिस की तरफ फाई है, फेज डिफरेंस है। तो 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, 7 पाई, इस तरह से हमने कुछ बना दिए। देखो जब फेज डिफरेंस 0 होता है तो क्या होगा, ब्राइट मतलब 4a स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरह से, ये लाइन 4a स्क्वायर की है, यानी ये वैल्यू जो है 4a स्क्वायर है, ये वैल्यू 0 है। तो जब फेज 0 होता है तो
इंटेंसिटी कितनी होती है 4a²। अच्छा, जब फेज पाई होता है तो इंटेंसिटी कितनी होती है 0, तो आपने एक डॉट यहाँ बना दिया। फिर जब 2 पाई होगा तो इंटेंसिटी कितनी होगी 4a², तो 2 पाई पर 4a²। और फिर 3 पाई पर कहाँ है 3 पाई यहाँ पर 0, फिर 4 पाई पर 4a², 5 पाई पर 0, 6 पाई पर 4a², 7 पाई पर 0। अब क्या करो, अब प्यारो खाली इसको फ्री हैंडली मिला दो। फ्री हैंडली का ऐसा ही मतलब नहीं, बिल्कुल बेपरवाही के साथ कोशिश करो, बिल्कुल थोड़ा सा चीज़ें देखने में सिस्टमैटिक लगे। तो आपने इसको इस तरह से मिला दिया, कुछ कुछ ठीक बना है। तो अब ये क्या है, ये पोर्शन क्या है, ये जितने पोर्शन यहाँ टच कर रहे हैं इस लाइन को, ये सब किसकी कंडीशन दिखा रहे हैं, ये सब ब्राइट फ्रिंज यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी कंडीशन दिखा रहे हैं। और जितने पॉइंट यहाँ लोअर टच कर रहे हैं ये सब किसको दिखा रहे हैं, डार्क को। आप देखो भाई यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये कौन सी जगह है जहाँ इंटेंसिटी है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये दिखा रहा है ब्राइट को। यहाँ पर तो ये पोर्शन दिखा रहा है ब्राइट को, ये पोर्शन दिखा रहा है आपका ब्राइट को, क्योंकि इन सभी जगहों पर इंटेंसिटी कितना है 4a² है, जो कि मैक्सिमम है। दूसरी तरफ ये वाले पोर्शन क्या है, ये पोर्शन 0 इंटेंसिटी के हैं, तो ये किसको दिखा रहे हैं, ये डार्कनेस को दिखा रहे हैं, ये डार्क फ्रिंज को दिखा रहे हैं, ये सब डार्क फ्रिंज को दिखा रहे हैं। तो अगर हम इसको विजुलाइज करें एक पैटर्न के रूप में, तो यहाँ से ऐसे होगा कुछ, फिर यहाँ पर कुछ ऐसे होगा, यहाँ कुछ ऐसे होगा, यहाँ कुछ ऐसे होगा, यहाँ इस तरह से होगा। तो ये पोर्शन आपका ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ये पोर्शन ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, फिर ये पोर्शन ब्राइट होगा, फिर डार्क होगा, और इसी तरह से आगे कहानी चलती रहेगी। तो इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। अब एक सवाल होता है कि क्या भाई ऐसा होता है ना कि कुछ की विड्थ ज़्यादा होती है, विड्थ का क्या है ऐसा। अब इस डायग्राम्स तो मैंने ऐसा बना दिया है अनफॉर्चुनेटली कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डार्क फ्रिंज ब्रॉड है, यहाँ पर डार्क फ्रिंज ब्रॉड है, यहाँ पर डार्क फ्रिंज पतली है। तो यहाँ पर डार्क फ्रिंज की चौड़ाई कम है और यहाँ पर डार्क फ्रिंज की चौड़ाई ज़्यादा है। मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे इस डायग्राम से ऐसा दिख रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, जितनी भी डार्क और ब्राइट फ्रिंज होती हैं वो ऑल्टरनेट तो होती हैं, वो इस पॉइंट से सिद्ध हो गया है। तो इसका मकसद ये था कि ये सिद्ध करना कि एक ब्राइट के बाद एक डार्क ही आएगी और फिर उसके बाद एक ब्राइट आएगी। या कह सकते हो किन्हीं भी दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में, जो लगातार कोई दो ब्राइट फ्रिंज है तो उसके बीच में एक डार्क फ्रिंज जरूर होगी, या किन्हीं भी दो डार्क फ्रिंज के बीच में एक ब्राइट फ्रिंज जरूर होगी। तो इस पॉइंट से हम ये प्रूफ कर ले गए हैं कि फ्रिंजेस जो होती हैं वो ऑल्टरनेट होती हैं, क्रम से लगी होती हैं, एक चमकीली, एक काली, एक चमकीली, एक काली। अब हमें आगे सिद्ध करना है कि जो उनकी विड्थ होती है वो क्या होती है। तो उनकी विड्थ सेम होती है, और ये इंटरफेरेंस का बड़ा ही मजबूत प्रेजेंटेशन है। अगर फ्रिंजेस सेम विड्थ की मिल रही हैं तो आप कहोगे देखो भाई यहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है। और अगर फ्रिंजेस मिल रही हैं लेकिन वो बराबर चौड़ाई की नहीं है, कुछ पतली हैं, कुछ मोटी हैं, कुछ पतली होती चली जा रही, फिर गायब हो जा रही हैं, तो ये डिफ्रैक्शन की निशानी है। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में महा जबरदस्त अंतर क्या है। इंटरफेरेंस में सारी फ्रिंजेस यूनिफॉर्म थिकनेस की होती हैं, पर डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की थिकनेस ज़्यादा होती है, फिर सेकेंडरी मैक्सिमा जो होते हैं उनकी थिकनेस लगातार कम होती चली जाती है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द ब्राइट इंटरफेरेंस पैटर्न एंड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। सो विड्थ का कैलकुलेशन अगले टॉपिक का हमारा मोटिवेशन होगा। सो अगले टॉपिक में हम लोग मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।